हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स पे शुभम सर। आज हम लोग अपना जो चैप्टर है मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, उसमें सेकंड लेक्चर लेके आ गए हैं। फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो गया है चैनल पे और फर्स्ट लेक्चर देख लो, क्योंकि वहीं से तुम्हारा बायो-सैवर्ट्स लॉ का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बायो-सैवर्ट्स लॉ क्या है वो तुमको समझ में आएगा, तब तुम एप्लीकेशन उसका समझ पाओगे, जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, डेरिवेशंस। ठीक है, इस चैप्टर का नाम मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म होता है सीबीएसई में, और मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट है महाराष्ट्र बोर्ड में। तो मैंने नाम यहाँ पे महाराष्ट्र बोर्ड के हिसाब से ही लिखा है, और थंबनेल में मैंने मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म भी डाला है, ताकि दोनों बोर्ड्स के बच्चों को कन्वीनियंस रहे। तो पहला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, देख के आओ, तभी तुमको आज का लेक्चर समझ में आएगा। तो वो लेक्चर का मैं लिंक भी यहाँ पे लगा दूंगा, तुम देख लेना। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे डेरिवेशंस, और डेरिवेशंस में हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर तुमने पहला लेक्चर देखा हो तो मैंने बताया था डिटेल में कि ये चैप्टर कैसे दो पार्ट में डिवाइडेड है। तो अभी पहला पार्ट चालू है चैप्टर का, जिसमें हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है अलग अलग सिस्टम्स की। तो पहला केस जो हम लोग कंसिडर करने जा रहे हैं, ज़रा ध्यान से देखो, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डेरिवेशंस। पहला डेरिवेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर। So we are going to find out magnetic field due to a straight current carrying wire। ये अपना पहला डेरिवेशन है चैप्टर का, बहुत ध्यान से देखना। यहाँ हम बायो-सैवर्ट्स लॉ अप्लाई करने वाले हैं। जिसको बायो-सैवर्ट्स लॉ पता नहीं है, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ ब्रीफ में। देखो क्या है, बायो-सैवर्ट्स लॉ बोलता है कि अगर अपने पास एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, तो इस वायर से कुछ डिस्टेंस r पे कोई पॉइंट है P जिस पे हमको फील्ड बताना है। तो हम पूरे वायर की वजह से एक साथ फील्ड नहीं बता सकते, इंस्टेड हम एक छोटा लेंथ एलिमेंट लेके ये dl, इसके वजह से r डिस्टेंस पे अगर पॉइंट P है अपना, तो हम फील्ड बता सकते हैं। और ये जो फील्ड आती है इस पॉइंट P पे, जो छोटी मैग्नेटिक फील्ड है dB, क्योंकि हम नेट मैग्नेटिक फील्ड इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि पूरे वायर की वजह से हम फील्ड निकाल नहीं रहे हैं, हम सिर्फ छोटे पार्ट ऑफ वायर की वजह से फील्ड निकाल रहे हैं। तो ये जो फील्ड है इसका वैल्यू होता है μ0/4 पाई IdL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये बायो-सैवर्ट्स लॉ का फॉर्म होता है स्केलर फॉर्म में, और थीटा कौन सा एंगल है, थीटा ये वाला एंगल है। ठीक है, बात समझ में आई। ये बायो-सैवर्ट्स लॉ है ब्रीफ में। अगर तुमको पहला लेक्चर नहीं देखना है तो यहाँ से भी काम चल सकता है, बट अगर इसको अच्छे से नहीं समझे रहोगे तो पूरे एप्लीकेशन में प्रॉब्लम होगा। तो इट्स बेटर कि तुम देख लो। बाकी ब्रीफ में तो यही है बायो-सैवर्ट्स लॉ कि एक करंट कैरिंग वायर है, तो उसके एक छोटे से पार्ट की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड बता सकते हैं r डिस्टेंस पे, और वो जो फील्ड है वो इस फॉर्म में होती है μ0/4 पाई I करंट इन द वायर, dl वो लेंथ एलिमेंट, साइन थीटा जो थीटा एंगल है उसका साइन वैल्यू, और r स्क्वायर में r क्या है, डिस्टेंस। ठीक है, तो इतना तुमको पता होगा तो भी काम चल जाएगा। चलो देखते हैं, हमको फील्ड किसके वजह से निकालनी है। हमको एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से फील्ड निकालनी है। जैसे ये मेरा स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, स्ट्रेट तो लग नहीं रहा, चलो फिर से ट्राई करता हूँ और स्ट्रेट बनाने का ट्राई करता हूँ। देखो ये मेरे पास वायर है जो कि स्ट्रेट वायर है। इस स्ट्रेट वायर से कुछ r डिस्टेंस पे मुझे फील्ड निकालनी है। ये r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। इस स्ट्रेट वायर में कंसिडर कर लो करंट है I। ठीक है, तो मुझे इस स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। बात समझ में आई। डेरिवेशन का एम समझ में आया ना, क्या डिराइव करना है। चलो ये मैं रफ कर रहा हूँ, ये पिछले लेक्चर का बात था तो तुमको पता होना चाहिए। फाइन, देखते हैं आगे। डिराइव करने का थोड़ा स्टेप्स को समझ लेते हैं कि कैसे हम डिराइव कर सकते हैं। ये वायर स्ट्रेट नहीं लग रहा है क्या, फिर से बनाऊं, लेट्स सी। ठीक है, अब ठीक लग रहा है। ये अपना स्ट्रेट वायर। देखो अगर हमको फील्ड कैलकुलेट करनी है तो अप्रोच ज़रा ध्यान से समझ लेना क्या करना है। इस पूरे वायर का जो लेंथ है वो कुछ तो लेंथ होगा, दैट वी डू नॉट नो। एंड सेकेंड थिंग, हमको अप्लाई करना है बायो-सैवर्ट्स लॉ। तो बायो-सैवर्ट्स लॉ हमको मालूम है पूरे वायर की वजह से एक साथ फील्ड नहीं बता सकता है। बायो-सैवर्ट्स लॉ सिर्फ छोटे से लेंथ एलिमेंट की वजह से फील्ड बता सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे इस वायर पे। लेट्स कंसिडर वो लेंथ एलिमेंट यहाँ कहीं है, ये मेरा dl लेंथ एलिमेंट है,
और ध्यान रखना ये जो लेंथ एलिमेंट है इसका डायरेक्शन हमेशा करंट के डायरेक्शन में होता है, ये पिछले लेक्चर में मैंने डिटेल में तुमको बताया है। ये लेंथ एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं हम कि ये ओरिजिन पॉइंट या सेंटर पॉइंट से कुछ L डिस्टेंस नीचे हमने क्या कंसिडर किया है, यानी ये जो लेंथ है L डिस्टेंस नीचे हमने एक लेंथ एलिमेंट DL कंसिडर किया। यहाँ तक बात समझ में आई? बोलो। हमने L लेंथ नीचे एक लेंथ एलिमेंट सेलेक्ट किया DL, ठीक है। ये डिस्टेंस हमको R दिया है, और अगर हमने L लेंथ नीचे कंसिडर किया है तो ये जो डिस्टेंस है पॉइंट P का इस DL से, उसको मैं ले लेता हूँ R। तो मुझे इस R के टर्म्स में, इस DL के टर्म्स में, इस I के टर्म्स में, और ये जो थीटा है इसके टर्म्स में फील्ड मुझे पता है यूजिंग बायो-सैवर्ट्स लॉ। यस और नो? अभी तो लिखा था ना। अगर देखो मुझे इस R, ये करंट, ये DL के टर्म्स में मुझे फील्ड निकालना, तो मैं क्या लिखूंगा? μ0/4π I dl sin थीटा अपॉन R स्क्वायर, जहाँ पे थीटा ये वाला एंगल होगा, करेक्ट। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये पूरे वायर का भी फील्ड निकालना है, तो इस बार मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, देखो ध्यान से, इसको डिराइव करने का अप्रोच क्या है या इसको डिराइव करने का तरीका क्या है वो ध्यान से देख लो। इसको डिराइव करने का तरीका ये है कि हम लोग एंगल थीटा जो है वो यहाँ ना कंसिडर करके, यहाँ थीटा ना कंसिडर करके, हम ये एंगल को थीटा कंसिडर करेंगे। ध्यान देना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम ये वाला एंगल थीटा कंसिडर कर रहे हैं। क्यों थीटा ये वाला एंगल कंसिडर करते हैं, अभी थोड़े टाइम में समझ में आएगा तुमको। हम ये एंगल थीटा ले रहे हैं। अच्छा बताओ, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा 90 परपेंडिकुलर। तो ये एंगल कितना होगा? ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। बोलो ये समझ में आया? ये पहला ट्रिक था इस डेरिवेशन को सॉल्व करने का या इस डेरिवेशन को डिराइव करने का। एक बात याद रखना, तो हम पहले क्या करेंगे, हम इस एंगल को थीटा ना कंसिडर करके 90 माइनस थीटा लेंगे, हम इस वाले एंगल को थीटा लेंगे। इससे फ़र्क क्या पड़ेगा देखो, या इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि हम इस पूरे वायर को थीटा के टर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं। हम अगर थीटा को इंटीग्रेट करें, जैसे फॉर एग्जांपल देखो ये थीटा का वैल्यू बढ़ते बढ़ते इस वाले डीएल के लिए थीटा का वैल्यू कुछ इतना है जो हमको मालूम है, ये थीटा है। वहीं पे यहाँ कोई डीएल होगा तो उसके लिए थीटा का वैल्यू थोड़ा बड़ा हो जाएगा। वैसे ही अगर ऊपर कोई डीएल लोगे तो थीटा ऊपर की तरफ, और बढ़ाओगे तो थीटा ऊपर की तरफ। यानी मैं थीटा के टर्म्स में पूरे वायर को कवर कर सकता हूँ। मैं थीटा का वैल्यू चेंज करके पूरे वायर को कवर कर सकता हूँ। बात समझ में आई? तो इसलिए हम अपना वेरिएबल थीटा सेलेक्ट कर रहे हैं, जो कि कुछ एक लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक चेंज होगा। जैसे यहाँ मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि जो ये नीचे की तरफ मैक्सिमम वैल्यू थीटा ले सकता है उसको मैं ले लेता हूँ 5,1। मतलब थीटा नीचे मैक्स टू मैक्स कहाँ तक जा सकता है? 5,1। 5,1 तक में पूरा वायर का नीचे का पार्ट कवर हो जाएगा। वैसे ही ऊपर के पार्ट को कवर करने के लिए हम एक लिमिट सेलेक्ट कर लेते हैं 5,2। बात समझ में आई? तो देखो मेरा थीटा अगर मैं 5,1 से 5,2 तक वेरी कराऊँ इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन करने के लिए अभी थोड़ा तुमको पता होना चाहिए लिमिट कैसे अप्लाई करना है। देखो थीटा अगर मेरा वेरिएबल है तो थीटा कहाँ से कहाँ जा रहा है? 5,1 से लेके 5,2 तक अगर जाए थीटा तो ये पूरा वायर कवर हो जाएगा। समझ में आई बात? तो इस डीएल को ना इंटीग्रेट करके हम इस थीटा को इंटीग्रेट करेंगे। बट हमारा जो बायो-सैवर्ट्स लॉ है वो तो डीएल के ही फॉर्म में, तो ज़रा देखते हैं कैसे डीएल से यहाँ तक हम लोग जाएंगे। फिलहाल के लिए हम पहले इस डीएल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। सो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डीएल एलिमेंट can be written using क्या? बायो-सैवर्ट्स लॉ। हम बायो-सैवर्ट्स लॉ यूज़ करके इस छोटे से एलिमेंट के लिए फील्ड निकाल लेते हैं। वो फील्ड क्या हो जाएगी? डी बी इज इक्वल्स टू μ0/4π I dl साइन। अब ध्यान देना, साइन में कौन सा एंगल लेते थे हम? ये वाला एंगल, याद है? अभी जिस बायो-सैवर्ट्स लॉ लिख के दिखाया ना, ये वाला एंगल हमको लेना, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ लिखेंगे हम साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा अपॉन आर क्या है? ये वाला आर। ठीक है, चलो इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा। यहाँ साइन 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और 90 प्लस और माइनस में साइन का कॉस हो जाता है। सो देयरफॉर डी बी इज इक्वल्स टू
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया? ये छोटा सा फील्ड हमने डीएल के वजह से निकाल लिया। ये देखो डीएल के वजह से जो फील्ड आई है वो किस किस टर्म्स में आई है? ये डीएल के टर्म्स में आई है, करंट के टर्म्स में आई है, आर के टर्म्स में आई है और थीटा के टर्म्स में आई है। अब जरा ध्यान दो यहाँ वेरिएबल्स कौन कौन से। वेरिएबल्स मतलब समझता है ना, वेरिएबल्स मतलब ऐसी क्वांटिटीज जो फिक्स नहीं है। देखो करंट फिक्स्ड है, फाइन। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई फिक्स्ड है, फाइन। ये डीएल वेरिएबल है, थीटा वेरिएबल है। थीटा फिक्स नहीं है, ध्यान रखना। इस वाले डीएल के लिए थीटा इतना है। कोई तुमको बोले कि तुम बताओ ये वाला यहाँ वाला जो डीएल है उसके लिए फील्ड कितना होगा, तो यहाँ वाले डीएल के लिए थीटा अलग हो जाएगा, यहाँ वाले डीएल के लिए थीटा अलग हो जाएगा। ये बात याद रखना। तो थीटा भी एक वेरिएबल है। ये बात समझ में आई या नहीं? थीटा भी क्या है? एक वेरिएबल है। ठीक है, तो थीटा एक वेरिएबल है प्लस ये आर एक वेरिएबल है। समझो आर कैसे वेरिएबल है? ये स्मॉल आर। देखो यहाँ वाले डीएल के लिए स्मॉल आर का लेंथ इतना है, वही मैं ये वाला डीएल कंसीडर करूँ तो इसके लिए स्मॉल आर का वैल्यू बड़ा हो जाएगा। यहाँ वाले डीएल के लिए स्मॉल आर का वैल्यू और बड़ा हो जाएगा। यहाँ वाले डीएल के लिए स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा। यानी ये जो स्मॉल आर है, देखो जैसे जैसे मैं यहाँ से नीचे जा रहा हूँ स्मॉल आर का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे ऊपर जाओगे स्मॉल आर का वैल्यू बढ़ता जाएगा। बात समझ में आई? तो स्मॉल आर भी वेरिएबल है। तो अब इतने सारे वेरिएबल्स हैं और टोटल फील्ड निकालने के लिए तुमको इंटीग्रेट करना है, तो सारे वेरिएबल्स को एक साथ थोड़ी इंटीग्रेट कर पाओगे। फिलहाल देखते हैं। देयरफॉर नेट फील्ड एट पॉइंट P कैन बी फाउंड बाय इंटीग्रेटिंग। हम इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1, हम इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट कर देते हैं। सो देयरफॉर हमको क्या मिलता है? देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इंटीग्रेशन ऑफ dB which is integration of mu naught upon 4 pi I dl cos theta upon r square। देखो इंटीग्रेशन में से कुछ चीज़ें बाहर आ जाएंगी जो कांस्टेंट है, जैसे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। आई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। सो देयरफॉर बी नेट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टाइम्स आई इंटीग्रेशन dl cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ थोड़ा सा तुमको दिमाग चलाना पड़ेगा। थोड़ा सा मतलब क्या? 12th पूरा फिजिक्स तुमको दिमाग चलाना पड़ेगा। तो यहीं से स्टार्ट कर लो, हैबिट बना लो। अपने पास जो लिमिट है उसके बारे में सोचो। लिमिट मतलब जो अपने पास मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है वो अपने पास थीटा की है ना। थीटा का हमने मिनिमम और मैक्सिमम लिया हुआ है 5 1 5 2। देखो थीटा का नीचे साइड में मैक्सिमम वैल्यू 5 1 है, ऊपर साइड में मैक्सिमम वैल्यू 5 2 है। यानी थीटा का लिमिट हमको मालूम है कि थीटा 5 1 से 5 2 तक जा रहा है। हमको ये नहीं पता है कि डीएल कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, हमको आर नहीं पता है कि कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो हमको सारे वेरिएबल्स को थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बात समझ में आई? हमको सारे वेरिएबल्स को थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी हमको ये स्मॉल आर भी थीटा के टर्म्स में फाइंड करना पड़ेगा, ये डीएल भी थीटा के टर्म्स में फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे? ट्रिक सीखो। यहाँ पे देखो, यहाँ साइड में मैंने ये स्पेस इसीलिए रखा था कि मैं ये सब चीज़ कर पाऊँ। देखो क्या करना है, पहले ये वाला जो ट्रायंगल है इसको देखो। ये ट्रायंगल में अगर मैं स्मॉल आर की वैल्यू निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा? तो मैं ये ट्रायंगल यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। मेरा ये ट्रायंगल है लाइक दिस। ये आर है ना, ये कैपिटल आर है और ये एल है, करेक्ट। ये मेरा थीटा है। मैं यहाँ से आर को थीटा के टर्म्स में निकालता हूँ तो देखो क्या मिलेगा। मुझे मालूम है कि आर निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे अच्छा एक बात और सोचो। अगर मैं ये आर को साइन थीटा के टर्म्स में निकालता हूँ तो साइन थीटा के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा? ये ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट। क्या ये एल फिक्स्ड है? नहीं, एल भी वेरिएबल है। इस वाले डीएल के लिए एल का वैल्यू इतना है, इस वाले डीएल के लिए एल का वैल्यू इतना, इस वाले डीएल के लिए एल का वैल्यू इतना। तो एल के टर्म्स में तो आर को हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते क्योंकि फिर एक और वेरिएबल आ जाएगा। तो हम एल को नहीं सब्स्टिट्यूट करके हम क्या आर के टर्म्स में इस आर को सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला आर कांस्टेंट है। अरे ये आर तो फिक्स है ना, ये आर थोड़ी चेंज हो रहा है। ये तो तुमको क्वेश्चन में गिवन है कि आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है वायर से, उधर तुमको फील्ड निकालना है। तो ये आर तो फिक्स्ड है, ठीक है। तो अगर ये आर फिक्स है तो इसी आर के टर्म्स में निकालेंगे। तो उसके लिए हमको चाहिए होगा कॉस थीटा। कॉस थीटा निकालोगे तो क्या आएगा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज।
यानी यहाँ से स्मॉल r की वैल्यू आती है कैपिटल R अपॉन कॉस थीटा। बोलो बात समझ में आई? हमने स्मॉल r थीटा के टर्म्स में निकाल लिया। देखो ना, स्मॉल r थीटा के टर्म्स में आ गया, तो अब इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो सब कुछ थीटा के टर्म्स में हो जाएगा। बचा ये dl, तो dl के लिए हम l निकालते हैं इसी वाले ट्राइंगल से। ज़रा ध्यान दो, इसी वाले ट्राइंगल से अगर हम l निकालें तो ये l और ये r में एक रिलेशन है cos थीटा, तो cos थीटा निकालोगे तो वापस से r फिर से वेरिएबल आ जाएगा। तो l को r में सब्स्टिट्यूट करके कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो हम l को इस वाले r के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ से मैं tan थीटा निकालता हूँ। देखो tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी l बाई r। यहाँ से l क्या आ जाएगा? बोलो, l आ जाएगा r tan थीटा। हमको l चाहिए क्या? नहीं, हमको dl चाहिए, तो हम इसको डेरिवेट करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो dl हो जाएगा r sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ये हो गया dl का वैल्यू, ये हो गया dl का वैल्यू r sec स्क्वायर थीटा d थीटा। दोनों तरफ मैंने डेरिवेट कर दिया है। अब ये दोनों चीज़ें मैं सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ, r का वैल्यू और dl का वैल्यू। बोलो बात समझ में आई? बोलो बात समझ में आई? r का वैल्यू और dl का वैल्यू, यही दोनों तो वेरिएबल्स थे ना, और थीटा का तो लिमिट मेरे को मालूम है। तो अब मैं सब्स्टिट्यूट करूँ तो देखो क्या मिलेगा, देयरफॉर b नेट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ आई भी है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, इंटीग्रेशन के अंदर dl की जगह क्या है, r सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। ये पूरा dl है, ध्यान देना। और ऑलरेडी cos थीटा है अपने पास, तो cos थीटा डिवाइडेड बाई r की जगह हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं कैपिटल R अपॉन कॉस थीटा, तो यहाँ r का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो बात समझ में आई? बात समझ में आई? देखो, ये r स्क्वायर से r कट गया। अच्छा, ये सेक स्क्वायर थीटा है और ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इस सेक स्क्वायर थीटा से कट गया। अब जो बचेगा अपने पास, देखो मैं क्या लिखता हूँ, बी नेट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। अच्छा, ये जो r है ये कांस्टेंट है, तो इसको इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन में अपने पास बचता है कॉस थीटा डी थीटा, और इसका लिमिट हमको मालूम है φ1 से φ2। अब ज़रा एक लॉजिक सोचो कि ये दोनों लिमिट पॉजिटिव है या इसमें से एक नेगेटिव है। देखो, एंगल किसी एक डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है। तुमने एंगल्स एंड इट्स मेजरमेंट्स करके मैथ्स में पहला चैप्टर पढ़ा होगा 11th स्टैंडर्ड में। उसमें तुमने देखा होगा कि जो क्वाड्रेंट सिस्टम होता है, जैसे ये क्वाड्रेंट सिस्टम है, तो इस क्वाड्रेंट सिस्टम में अगर मैं एंगल ऐसे मेजर करूं तो ये सारे एंगल पॉजिटिव हैं, वेयर एज यहाँ के एंगल्स नेगेटिव होते हैं। पता है कि नहीं? तो ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ भी सेम चीज़ चल रहा है। हम एक बार ऊपर की तरफ जा रहे हैं और एक बार नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो किसी एक को तो नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो लॉजिक के हिसाब से जाओगे तो ये वाला नेगेटिव है, यानी φ1 नेगेटिव है, यानी -φ1 से +φ2 अपना लिमिट है। -φ1 से +φ2, क्योंकि यहाँ एंगल 0 है ना। तुम सोचो ना, 0 के दो तरफ वैल्यूज पॉजिटिव कैसी हो सकती हैं? कैसे हो सकती हैं? यहाँ एंगल 0 है, 0 के दोनों तरफ वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है क्या? नहीं। कॉमन सेंस लगाओ, तो 0 के एक तरफ वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव, दूसरी तरफ पॉजिटिव। तो अपना लिमिट जो आएगा वो -φ1 से +φ2 आएगा। अब बोलो समझ में आया? ये यहाँ तक समझ में आया या नहीं? देखो क्या क्या किया है इसको। अब इसके बाद का स्टेप, एक ही स्टेप बचा है, फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा तुमको। वो स्टेप है इंटीग्रेट करने का। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन तुमको मालूम है साइन थीटा होता है, तो आंसर आ गया है। बट यहाँ तक कैसे आए हैं इसको एक बार ठीक से समझ लो। अपने पास पूरा वायर था जिसका कुछ तो लेंथ था, इसकी वजह से फील्ड हमको निकालनी थी। तो अपने पास क्या है, देखो ये छोटा सा लेंथ एलिमेंट हमने सेलेक्ट किया क्योंकि अपने पास है बायो-सैवर्ट्स लॉ, हमको अप्लाई करना है बायो-सैवर्ट्स लॉ। तो बायो-सैवर्ट्स लॉ अप्लाई करने के लिए हमने छोटा सा लेंथ एलिमेंट dl सेलेक्ट किया। ये dl से कुछ r डिस्टेंस पे फील्ड निकालने हमको आती है, जो कि इस फॉर्मूले से मिलती है। एक चीज़ हमने चेंज किया है कि थीटा यहाँ ना लेके हमने यहाँ लिया है। क्यों यहाँ लिया है? क्योंकि इस थीटा को अगर हम एक लोअर लिमिट से अपर लिमिट चेंज कराएं तो पूरा वायर कवर हो जाएगा, और वही तो हमको करना है। पूरे वायर की वजह से तो फील्ड निकालनी है, पूरे वायर की वजह से ही तो फील्ड निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक इस थीटा को चेंज कर देंगे तो अपना पूरा वायर कवर हो जाएगा। समझा? देखो, जब हम थीटा को -φ1 से +φ2 ले जाएंगे तो -φ1 के टाइम पे ये वाला dl आएगा। जैसे जैसे φ1 बढ़ता जाएगा
वैसे वैसे अलग अलग डीएल कवर होते जाएंगे। फिर फाई 2 की तरफ जाओगे तो अलग अलग डीएल इस वाले भी कवर हो जाएंगे, यानी पूरा वायर कवर हो गया। बात समझ में आई? ठीक है, तो क्या किया, ये वाला थीटा कंसीडर किया, तो ये एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा। तो हमको एक्सप्रेशन साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। फाइन, अब ये इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको टोटल फील्ड मिल जाएगी, क्योंकि ये छोटे से लेंथ एलिमेंट की फील्ड है। टोटल फील्ड निकालने के लिए सबको इंटीग्रेट कर दो। तो इंटीग्रेशन किया हमने, इंटीग्रेशन में 3 वेरिएबल्स मिले हमको, एक डीएल, एक थीटा और एक आर। तो अपने पास लिमिट किसके लिए है, कौन से वेरिएबल के लिए? थीटा के लिए अपने पास लिमिट है। थीटा ही तो फाई 1 से फाई 2 जा रहा है, बाकी सब कहाँ से कहाँ जा रहे हैं हमको नहीं पता है। तो थीटा के लिए लिमिट हमने सारे वेरिएबल्स हमको थीटा के टर्म्स में करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक ट्राइंगल कंसिडर किया, जिसमें से ये आर को थीटा के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट किया, ये एल को थीटा के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट किया। तो डीएल और आर दोनों थीटा के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट होने के बाद ये अपना एक्सप्रेशन आ गया। बोलो यहाँ तक समझ में आया? गुड। अब हम करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन और अपना फाइनल एक्सप्रेशन आएगा। ये मैं रफ कर रहा हूँ, नोट डाउन कर लेना पॉज करके। देखो एक्सप्रेशंस थोड़े ट्रिकी हैं पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चंस आ जाते हैं 3-3, 4-4 मार्क के लिए, तुमको पूछ देता है डिराइव करने को, तो फिर अटक मत जाओ वहाँ पे, इसलिए करा रहे हैं। अब देखो बी नेट क्या हो जाएगा, देयरफॉर बी नेट इज इक्वल्स टू कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, अच्छा अपना बी कांस्टेंट पार्ट लिख लेते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा। अपनी लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, -φ1 से +φ2। बोलो समझ में आया? यस, ठीक है। अपने को अब लिमिट अप्लाई करना है, तो देखो एक्सप्रेशन क्या आता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। इसको हम अप्लाई करेंगे लिमिट, तो ये पहला लिमिट क्या है, φ2, तो साइन φ2 माइनस साइन φ1, तो माइनस साइन φ1 क्या है, -φ1 है। ये अपना लिमिट सब्स्टिट्यूशन हो गया। बोलो समझ में आया? देखो ना, इंटीग्रेशन में लिमिट सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट या हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट किया माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट किया। अच्छा, एक चीज तुमको पता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो यहां से हमको देखो एक्सप्रेशन क्या मिल रहा है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन फाई। ध्यान से देखो, माइनस साइन थीटा यानी माइनस साइन बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस, यानी साइन φ1 प्लस साइन φ2। ये बी नेट का एक्सप्रेशन आ गया फॉर अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। बोलो बात समझ में आई? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी यूजफुल। देखो अगर तुमको ये डिराइव करने को नहीं जम रहा है, फंस रहे हो, अटक रहे हो, तो तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दूसरा चीज़, अगर तुमको छोड़ ही देना है, अब तुमको मैं अल्टीमेटम बता देता हूँ कि नहीं हो पा रहा है, डिराइव ही नहीं कर पा रहे हो, तो ये तो याद कर लो, क्योंकि ये बहुत काम आता है। ये अगर नहीं रहेगा ना तो बहुत बहुत जगह अटक जाओगे, तुम फंस जाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये तुमको सिर्फ 12th के लिए नहीं, तुम्हारे एंट्रेंस के एग्जाम्स में भी इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। CET, JEE चाहे जो भी करो तुम, JEE मेंस, CET, सारे में क्वेश्चंस इस पर डायरेक्ट आते हैं। ये फॉर्मूला पे डायरेक्ट क्वेश्चंस तुमको मिलेंगे। अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे भी इस फॉर्मूला पे, तो तुमको लॉजिकली समझ में आएगा कि इस फॉर्मूले का इंपॉर्टेंस क्या है और इसको यूज़ कैसे करना है। तो ये अपना फॉर्मूला डिराइव हो गया मैग्नेटिक फील्ड का एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से। ठीक है, कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे ये दो वैल्यूज़ हम लोग एंगल का डाल देंगे तो हमको मिल जाएगा। ठीक है, चलो ये नोट डाउन करो अच्छे से, डेरिवेशन पूरा एक वन गो में अच्छे से नोट डाउन करो और एक एक पॉइंट को समझ के, एक एक इक्वेशंस को समझ के करना। बराबर, वहाँ इक्वेशन 1 था तो यहाँ इक्वेशन 2 है। ठीक है, तो एक एक चीज़ को अच्छे से समझ के डिराइव करो और अच्छे से लिखो। इसका नोट्स भी मैं डालूंगा मतलब डाल दिया ऑलरेडी, तुम डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, बट बेटर होगा कि तुम अपना नोट्स बनाओ, वरना फिर अटक जाओगे। ये 12th है, मजाक में तो बिल्कुल भी मत लो, क्योंकि फिर दिक्कत होगी लास्ट में। चलो नोट डाउन कर लिया था। अब ये जो हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया है ना, उसका कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस और इंपॉर्टेंट केसेस देख लेते हैं। जो नेट मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आया है वो आया है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन φ1, बोलो, प्लस साइन φ2। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये तुमको याद हो जाए। ये एक्सप्रेशन का कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं। जैसे पहला स्पेशल केस क्या है कि फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर।
अब तक अपने पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर था, अब इन्फिनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर आ गया। अच्छा, और एक चीज़ देख लो, ये जो फील्ड मिली है इसका डायरेक्शन किधर होगा? तो डायरेक्शन के लिए मैंने तुमको बताया था राइट हैंड थंब रूल यूज़ करना है। तो थंब रखो करंट के डायरेक्शन में, फिंगर्स को कर्ल करो, तो पॉइंट पी पे फील्ड कैसी आ रही है? इनवर्ड्स आ रही है। तो ये फील्ड कैसी है? इनवर्ड्स है, सिंपल एज दैट। तो उसके लिए परेशान होने का ज़रूरत नहीं, फील्ड का डायरेक्शन 1 मिनट में मिल जाएगा। अब देखो स्पेशल केसेस देखते हैं। स्पेशल केसेस में अपने पास पहला केस ये आ गया है, तो हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज स्पेशल केसेस। पहला केस ये है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग वायर। मतलब ये वायर नीचे से ऊपर इन्फिनिटी तक गया है, इधर भी और इधर भी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। बात समझ में आई? ये इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है, इसके लिए हमको फील्ड निकालना है। देखो इन्फिनिटली लॉन्ग वायर के केस में फ़र्क क्या हो जाएगा? फ़र्क ये हो जाएगा कि ये वायर यहाँ इन्फिनिटी तक है, तो इन्फिनिटी तक अगर मेरे को ये फाई एंगल देखना है तो इन्फिनिटी पे कौन सा एंगल होता है? इन्फिनिटी पे 90 एंगल होता है। अरे तुम एक लॉजिक सोचो, तुमको इन्फिनिटी वाले पॉइंट को टच करना है ना, तो कौन सी लाइन्स इन्फिनिटी पे मीट करती हैं? पैरेलल लाइन्स इन्फिनिटी पे मीट करती हैं। तो ये वायर के पैरेलल में एक लाइन खींचो, तभी तो ये दोनों लाइन्स जाके इन्फिनिटी पे मीट करेंगी। बोलो बात समझ में आई? वैसे ही नीचे की तरफ भी तुमको अगर इस पॉइंट को मीट करना है तो तुमको पैरेलल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, यानी नीचे और ऊपर दोनों तरफ जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 90 बन रहा है। सो फॉर इन्फिनिटली लॉन्ग वायर, फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, phi1 इक्वल्स टू phi2 इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। और अगर phi1 phi2 90 है तो ये एक्सप्रेशन में देखो क्या आएगा, हमको मिलेगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन phi1 यानी साइन 90, साइन 90 1, साइन phi2 यानी साइन 90, साइन 90 यानी 1, 1 + 1 2, 2 से 4 कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा 2। सो फाइनल एक्सप्रेशन आता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन तो तुमको याद ही होना चाहिए, इस पे भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस मिलते हैं तुमको। एटलीस्ट अगर स्ट्रेट वायर का नहीं याद हो रहा है तो इन्फिनिटली लॉन्ग वायर का तो याद रखो, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये तो सिंपल है ना, तो ये एक्सप्रेशन याद रखना। दूसरा केस देखो, दूसरा केस क्या है, इसको मैं फर्स्ट केस ले लेता हूं। दूसरा केस है सेमी इन्फिनिटली लॉन्ग वायर। तुम बोलोगे ये क्या होता है सर? सेमी इन्फिनिट वायर। सेमी इन्फिनिट वायर ऐसा वायर है जो एक तरफ इन्फिनिट है, दूसरी तरफ से स्टार्ट हो रहा है। जैसे इस तरफ ये वायर पूरा इन्फिनिटी पे गया हुआ है, और जो तुम्हारा पॉइंट है जहाँ पे तुमको फील्ड निकालना है वो पॉइंट यहाँ है, यानी इस पॉइंट के इस तरफ वायर इन्फिनिट है और इस तरफ वायर है ही नहीं। इसको हम बोलते हैं सेमी इन्फिनिट वायर। इसको क्या बोलते हैं? सेमी इन्फिनिट वायर। ठीक है, तो सेमी इन्फिनिट वायर की वजह से फील्ड देखो कितनी आएगी। नीचे की तरफ एंगल कुछ भी नहीं है क्योंकि नीचे की तरफ वायर ही नहीं है, यानी तुम्हारा phi1 कितना है? 0। सो फॉर सेमी इन्फिनिट वायर phi1 हो गया 0। अच्छा, phi2 ऊपर की तरफ, फिर से इस तरफ इन्फिनिटी है, तो कौन सी लाइन मीट करेगी इन्फिनिटी पे? पैरेलल लाइन, यानी phi2 कितना है? 90। तो phi2 इज 90। बात समझ में आया? phi1 0 क्यों है? क्योंकि नीचे की तरफ है ही नहीं तुम्हारा। ये तुम्हारा पॉइंट P, ये तुम्हारा डिस्टेंस R, सब कुछ वही है। ये इसमें करंट I, सब कुछ वही है। ठीक है, तो phi1 phi2 का वैल्यू मिल चुका है, इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो B क्या आ जाएगा? सो देयरफॉर B विल बी म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R। phi1 कितना है? 0, साइन 0 0, phi2 कितना है? 90, साइन 90 1, यानी हमको एक्सप्रेशन क्या मिलता है? म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R। बोलो बात समझ में आई? ये भी एक्सप्रेशन ठीक ठाक इंपॉर्टेंस रखता है, हो सकता है पूछ ही दे। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो इसको याद रखना। ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। ऐसे नहीं याद आ रहा तो खाली ये याद रखो, इसका आधा हो जाता है। ये देखो ना, इसका आधा है ना, ये म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर है, ये म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर है। तो इन्फिनिट वायर की वजह से जो फील्ड है, सेमी इन्फिनिट की वजह से उसकी आधी फील्ड है। बात समझ में आई? तो ये एक्सप्रेशन ये है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट केस होता है जो आउट ऑफ द सिलेबस में बता रहा हूँ। आउट ऑफ द सिलेबस बोल सकते हो, मतलब तुम्हारे बुक, आउट ऑफ द बुक बता रहा हूँ मैं। ये तुमको क्वेश्चंस कहीं पे भी रैंडमली मिल सकता है। सो मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज 0 along
द लेंथ ऑफ द वायर। मतलब अगर कोई तुमको बोल दे कि यहाँ फील्ड कितनी है इस पॉइंट पे, तो 0। इस पॉइंट पे फील्ड कितनी है, 0। इस पॉइंट पे फील्ड कितनी है, 0। हमेशा लेंथ के अलोंग, इस लेंथ के अलोंग कोई तुमको फील्ड पूछे तो फील्ड हमेशा 0 है। ये एज अ कंक्लूजन याद रखना, एज अ रिजल्ट याद रखना, कहीं तुमको MCQ वगैरह में पूछ सकता है, ठीक है। ये NCERT वालों के लिए स्पेशली मैंने बताया है क्योंकि तुमको MCQs जो होंगे वो ट्रिकी होंगे, तो ये पार्ट याद रखना, ठीक है। CBSE वाले, स्टेट बोर्ड वाले याद रखो तो बेटर है, नहीं याद रखोगे तो कोई तकलीफ भी नहीं है। तो ये नोट डाउन कर लो स्पेशल केसेस जो 3 हमने देखे अबाउट दिस फॉर्मूला, ठीक है। फिर इसको हम फिर एक और डेरिवेशन कर लेते हैं, फिर थोड़े न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लिया था। अब हम दूसरा केस देखने जा रहे हैं, दूसरा डेरिवेशन जो अपना आज का है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग वायर। अगर कोई मेरे पास एक सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी ड्यू टू दिस सर्कुलर वायर। क्वेश्चन समझ में आया ना। हमको इसके लिए एक एक्सप्रेशन डिराइव करना है, ध्यान से समझना बात को, ठीक है। कंसिडर कर लेते हैं इसमें करंट कुछ ऐसे चल रहा है, ये करंट I है, तो इस करंट I के वजह से सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। डायरेक्शन देखना है तो डायरेक्शन क्लियरली बता सकते हो, ये तुम्हारा थंब देखो ना, करंट यहाँ ऐसे चल रहा है ना, तो ये करंट के डायरेक्शन में थंब रखो, फील्ड को कर्ल करो, यानी फिंगर्स को कर्ल करो, यानी फील्ड किधर जा रही है, अंदर की तरफ ना, देखो फील्ड अंदर और इधर बाहर, यानी फील्ड कुछ ऐसे चल रही है, ठीक है। तो फिलहाल हमको इतना तो पता है कि फील्ड का डायरेक्शन अंदर है, वैल्यू निकालना ज़रूरी है। देखो वैल्यू कैसे निकालेंगे, बात को समझो ज़रा ध्यान से। हमको मालूम है कि पूरे वायर के वजह से एक साथ फील्ड निकाली नहीं जा सकती। हमको मालूम है बायो-सैवर्ट्स लॉ सिर्फ छोटे से लेंथ पार्ट के वजह से फील्ड दे सकता है। तो मैं छोटा सा लेंथ पार्ट कंसिडर कर लेता हूँ इस पर, जो कि है ये DL, ठीक है। ये आया मेरा DL लेंथ एलिमेंट। ये मैंने DL लेंथ एलिमेंट कंसिडर कर लिया। DL से मेरा पॉइंट जहाँ पे मुझे फील्ड निकालना है वो पॉइंट कितने डिस्टेंस पे होगा, आई थिंक रेडियस डिस्टेंस पे होगा, हाँ या ना। अरे जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना है वो सेंटर है, और DL कहाँ पे है, DL सरकमफरेंस पे है, तो सेंटर और सरकमफरेंस का डिस्टेंस रेडियस। बात समझा, ठीक है। इस DL के वजह से मैं फील्ड निकालने का ट्राई करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा ज़रा ध्यान से देखना, ये डिस्टेंस मेरा R है, ये डिस्टेंस मेरा क्या है, R है, और ये लेंथ एलिमेंट DL है। अच्छा बताओ DL और R में एंगल कितना है। मेरे हिसाब से टेंजेंट और रेडियस हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, तो ये 90 एंगल है। बायो-सैवर्ट्स लॉ से रिलेट करते हुए चलो, ये वायर, इसमें करंट, यहाँ लेंथ एलिमेंट DL कंसिडर किया, तो इससे R डिस्टेंस पे हम फील्ड निकाल रहे थे, राइट। तो ये जो एंगल हो रहा था इसकी बात कर रहे थे ना हम, तो DL और R में एंगल दिखाई पड़ रहा है, ये DL ये R, तो DL और R में एंगल। तो इस बार R क्या बन गया है, रेडियस, और DL क्या है, DL ये है, तो DL और R में एंगल कितना है, 90। बात समझी, बोलो बात समझ में आई या नहीं, ठीक है। तो छोटे से लेंथ एलिमेंट की वजह से फील्ड निकालते हैं। सो देयरफॉर स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लेंथ एलिमेंट DL at the center can be given by, कैन बी क्या, अब तो विल बी गिवन बाई, क्योंकि हम लिखने ही जा रहे हैं, तो विल बी गिवन बाई DB इज इक्वल्स टू, या मैं लिख देता हूँ, विल बी गिवन बाई बायो-सैवर्ट्स लॉ। बायो-सैवर्ट्स लॉ, तो बायो-सैवर्ट्स लॉ अप्लाई करेंगे तो छोटा मैग्नेटिक फील्ड DB ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा μ0/4π। याद है फॉर्मूला बोलो, फॉर्मूला था μ0/4π IDL sin थीटा बाय r², यानी ये हो जाएगा IDL sin, अच्छा थीटा कितना है बोलो, थीटा 90 है, तो अब मैं बार बार पूरा फॉर्मूला लिख के नहीं लिखूंगा, sin 90 अपॉन r कितना है, कैपिटल R, रेडियस तो r²। sin 90 कितना होता है बोलो, 1, तो DB का वैल्यू आ गया μ0/4π IDL अपॉन r²। अब हमको टोटल फील्ड चाहिए, तो क्या करेंगे, अब तुमको समझ में आ रहा होगा क्या करना है, इंटीग्रेशन। सो देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड कैन बी फाउंड बाय इंटीग्रेटिंग इक्वेशन
1. So therefore net field is equals to integral dB, which is integral क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर. ज़रा ध्यान से देखो कॉन्स्टेंट्स क्या हैं और वेरिएबल्स क्या हैं, इंटीग्रेट किसको करोगे. तो मेरे हिसाब से म्यू नॉट 4 पाई कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, आई कॉन्स्टेंट है, इस बार ये आर भी कॉन्स्टेंट है. अरे आर क्या है, रेडियस है ना सर्कल का, कहीं भी जाओगे तो रेडियस थोड़ी ना चेंज हो जाएगा सर्कल का, कहीं भी जाओगे तो रेडियस थोड़ी चेंज होगा. जैसे ये वाले डीएल के लिए डिस्टेंस आर है, यहाँ कोई डीएल कंसिडर करो तो उसके लिए भी तो डिस्टेंस रेडियस ही होगा, यहाँ कोई डीएल कंसिडर करो तो उसके लिए भी डिस्टेंस रेडियस ही होगा. समझ गए सर, इतना मत बताओ. ज़रूरी होता है, क्लिक करना ज़रूरी है. देखो तुमको जब क्लिक होता है ना तब मज़ा आता है, तुमको समझ में आता होगा, अरे हाँ अच्छा हाँ. तो ये सेटिस्फैक्शन हो तो ज़्यादा बेटर है. वैसे बोलने को तो मैं एक बार बोल के आगे बढ़ जाऊँ, कोई बड़ी बात नहीं है, बार बार इसलिए बोलता हूँ कि ताकि तुमको बैठे ये चीज़ दिमाग में. ठीक है. सो बी नेट इज इक्वल्स टू, कॉन्स्टेंट्स को बाहर ले लो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर. राइट. इंटीग्रेशन में क्या बच रहा है, डीएल. अच्छा डीएल का लिमिट क्या होगा बोलो, डीएल का लिमिट क्या होगा. तो इस बार डीएल कहीं से स्टार्ट और कहीं ख़त्म नहीं हो रहा है. डीएल देखो पूरे सरकमफेरेंस पे, और सरकमफेरेंस कभी स्टार्ट और ख़त्म नहीं होता है सर्कल का, ये तो स्पेशलिटी है. सर्कल का स्टार्टिंग और एंडिंग बता सकते हो क्या तुम, नहीं. तो यहाँ पूरे सरकमफेरेंस को इंटीग्रेट करना पड़ेगा. तो यहाँ हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन ओवर द सरकमफेरेंस, और पूरे सरकमफेरेंस पे जितने डीएल हैं सबको ऐड करोगे तो सरकमफेरेंस का वैल्यू आ जाएगा. सरकमफेरेंस का वैल्यू क्या होता है, 2 पाई आर. सो देयरफॉर बी नेट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर. देखो पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट गया, आर स्क्वायर से आर कट गया. सो देयरफॉर बी नेट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर. दिस इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के सेंटर पे जो फील्ड होती है उसका एक्सप्रेशन तुमको याद ही होना चाहिए, क्योंकि इससे डायरेक्टली तुमको 2 मार्क 3 मार्क के क्वेश्चंस मिलते हैं सीईटी में, फिर जेई में, फिर बोर्ड्स में, कहीं पे भी न्यूमेरिकल्स, चाहे जहाँ देखो तुमको मिलेगा ही. ये मैं कट पिट वाला पार्ट हटा रहा हूँ, तुमको समझ में आ गया क्या हुआ है कटिंग पिटिंग में, तो वो तुम खुद से कर सकते हो अपने बुक में. फ़िलहाल मैं अपना बोर्ड अच्छा रखना चाहता हूँ तो मैं रफ कर दे रहा हूँ. तुमको समझा ना, ये 2 पाई आर से कैंसिल होकर ये हमको एक्सप्रेशन मिलेगा. तो ये एक्सप्रेशन याद रखना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अभी मैं तुमको बताता हूँ इसको डिराइव करने का एक ऑल्टरनेट तरीका भी है, और इसका एक जनरल एक्सप्रेशन भी है. जैसे तुमको हमेशा सर्कल दे के ही पूछेगा ऐसा ज़रूरी थोड़ी है. कभी सेमी सर्कल दे दिया तो ये सेमी सर्कल, इसके सेंटर पे फील्ड पूछ दिया, और सेमी सर्कल में करंट है आई, तो सेमी सर्कल की वजह से फील्ड कैसे निकालोगे. तो इस बार डीएल लोगे और ये सेम प्रोसीजर रिपीट करोगे, बस इंटीग्रेशन करने के टाइम पे सरकमफेरेंस ना आके सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस आएगा, और सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस 2 पाई आर ना होके पाई आर होता है. हाँ, तो 2 पाई आर ना होके पाई आर होगा तो यहाँ 2 से 4 कैंसिल नहीं होगा, तो यहाँ 4 आर आ जाएगा. यानी सेमी सर्कल की फील्ड इसकी आधी हो जाएगी. वहीं पे एक क्वाड्रेंट दे दे तुमको और पूछे, क्वाड्रेंट यानी ये एक क्वाड्रेंट दे दिया लाइक दिस, ये एक क्वाड्रेंट है जो 90 डिग्री एंगल सबटेंड करता है सेंटर पे, इसके वजह से सेंटर पे फील्ड पूछ दे, तो क्वाड्रेंट की फील्ड सेमी सर्कल की भी आधी. अरे देखो ना, ये सेमी सर्कल था तो इसका आधा क्वाड्रेंट, उसके पहले सर्कल था तो सर्कल का आधा सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल की फील्ड इस वाले की आधी, क्वाड्रेंट की फील्ड सेमी सर्कल वाले की आधी. अभी हम लोग ये तुम लिख लो, नोट डाउन कर लो इसको, फिर हम एक जनरल एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं जिससे हम किसी भी आर्क का वैल्यू बता सकते हैं. किसी भी आर्क के लिए कोई रैंडम आर्क तुमको दे दे, कोई रैंडम आर्क लेंथ दे दे, बोले जैसे ये एक आर्क लेंथ है, इसकी वजह से फील्ड बता दो. ये रैंडम कोई आर्क लेंथ दिया और बोला कि ये सेंटर पे कुछ एंगल थीटा सबटेंड कर रहा है, तो इसकी वजह से फील्ड बताओ कितना होगा सेंटर पे. ऐसा कोई रैंडम आर्क दे तब तुम क्या करोगे, तो उसके लिए भी एक्सप्रेशन देखते हैं हम लोग. फिलहाल ये तुमको एग्जाम में पूछने के लिए ये वाला एक्सप्रेशन ज़रूरी है, सेंटर वाला, तो इसलिए सेंटर वाला पहले मैंने कर दिया. जनरल एक्सप्रेशन भी बताता हूँ, ठीक है. ये नोट डाउन करो. चलो नोट डाउन कर लिया था ना, सर्कुलर वायर की वजह से फील्ड. एक सेकेंड, ये वायर फंस रहा है. देखो अब हम करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग आर्क. एक आर्क ले लिया है हमने,
वो आर्क का कुछ भी लेंथ हो सकता है। इस बार इसके पहले तक हम लोग जो आर्क ले रहे थे वो कैसा था, वो एक फिक्स शेप का था, जैसे सर्कुलर, सेमी सर्कुलर वगैरह। तो इस बार हमने एक जनरल आर्क लिया है। देखो ये कुछ सिमेट्रिक नहीं लग रहा था, तो मैं फिर से बना देता हूँ, ये और ये, ठीक है, अभी सिमेट्रिक लग रहा है ये, ठीक है। ये मेरे पास एक आर्क है जिसका कुछ रेडियस है, लेट्स कंसिडर द रेडियस इज आर, ठीक है। और क्या, और ये आर्क सपोज कर लेते हैं सेंटर पे एंगल सबटेंड करता है थीटा, ठीक है, सेंटर पे एंगल थीटा सबटेंड कर रहा है। हमको इस आर्क लेंथ की वजह से फील्ड निकालनी है, या इस आर्क की वजह से फील्ड निकालनी है। एक बात याद रखना, जब भी तुम डेरिवेशन करोगे ना, तो जैसे तुमने एक वायर बनाया, तुमको पूछा इन्फिनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर का डेरिवेशन, तो तुमने वायर बनाया और चालू हो गया डेरिवेशन करना, बिना करंट दिखाए नहीं चलेगा, करंट कैरिंग होना चाहिए, क्योंकि करंट का ही मैग्नेटिक फील्ड है। चैप्टर का नाम पढ़ लो, ये बहुत छोटी सी बात है, तुम बोलोगे क्या बता रहे हो सर, मालूम तो है, हाँ भूल जाते हैं, ये बात है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से सेम अप्रोच, यहाँ एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट dl कंसिडर करेंगे, ये अपना dl लेंथ एलिमेंट, ठीक है। इस dl से जहाँ पे हमको फील्ड निकालना है उसका डिस्टेंस देखते हैं, ये पॉइंट पे फील्ड निकालना है, पॉइंट P जो कि इसका सेंटर है। तो सेंटर का डिस्टेंस कितना हो जाएगा dl से, बोलो, सेंटर का डिस्टेंस हो जाएगा रेडियस के इक्वल, राइट, ठीक है। तो फिर से हमको मालूम है छोटी सी फील्ड जो है dB, बायो सावर्ट्स लॉ का यूज करके वो हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन यहाँ पे r स्क्वायर साइन। देखो साइन में कौन सा एंगल लेना पड़ेगा, dl और r का एंगल। फिर से dl और r कैसे होंगे, परपेंडिकुलर, अरे क्योंकि टेंजेंट और रेडियस, तो साइन 90, यानी हमको एक्सप्रेशन मिलेगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r स्क्वायर dl। बोलो बात समझ में आई, हाँ या ना, यही तो होगा। नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन dl, यानी इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r स्क्वायर dl। ध्यान से देखो, म्यू नॉट आई 4 पाई r स्क्वायर सब कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो बी नेट क्या मिलता है, बी नेट हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r स्क्वायर इंटीग्रेशन dl। अच्छा ये dl कहाँ से कहाँ तक है, ज़रा ध्यान से देखो, ये dl इस पूरे आर्क लेंथ पे है। अरे पूरे आर्क लेंथ पे छोटे छोटे इन्फिनिट dl है ना, तो मैं सारे dl को ऐड करने के लिए क्या करूँगा, पूरे आर्क लेंथ पे इंटीग्रेशन करूँगा, तो इंटीग्रेशन होगा आर्क लेंथ के अबाउट, और आर्क लेंथ के अबाउट इंटीग्रेशन करोगे तो आर्क लेंथ का वैल्यू मिलेगा। अच्छा आर्क लेंथ का वैल्यू क्या होता है मालूम है, थोड़ा सा ज्योमेट्री भी आना चाहिए। आर्क लेंथ का वैल्यू होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई आर्क है, टेढ़ा हो गया आर्क, जैसे ये कोई आर्क है जो सर्कल के सेंटर पे, जिसका रेडियस r है आर्क का, उसके सेंटर पे कुछ एंगल थीटा सबटेंड करता है, तो इसका आर्क लेंथ अगर s है तो s होता है r थीटा। ये जिसको आर्क लेंथ फॉर्मूला नहीं पता है वो थोड़ा 10th का ज्योमेट्री देखो, या 11th के मैथ्स में तो पढ़ाया ही होगा, क्लियर कट पढ़ाया होगा, बार बार यूज़ भी किया होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, dl का वैल्यू हो जाएगा r थीटा, ये r से r स्क्वायर कट गया, देखो क्या मिलता है। सो देयरफॉर बी नेट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r इंटू थीटा। अब देखो सब कुछ तुम्हारा थीटा के टर्म्स में आ गया, थीटा डालते जाओ वैल्यू मिलती जाएगी। जैसे अगर तुमको बोल देता यही आर्क लेंथ एक क्वाड्रेंट है, लाइक दिस, ये क्या बना रहा हूँ, यही आर्क लेंथ एक क्वाड्रेंट है ना, लाइक दिस, ये क्वाड्रेंट, तो ये क्वाड्रेंट कितना एंगल सबटेंड करेगा बताओ सेंटर पे, 90, तो थीटा 90 हो जाएगा। तो फॉर अ क्वाड्रेंट थीटा कितना होगा, 90 यानी कितना, पाई बाई 2। यहाँ पाई बाई 2 डालो कितना आएगा, पाई बाई 2 डालोगे तो पाई से पाई कैंसिल, 2 इंटू 4 8, यानी बी नेट आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 8r। फॉर सेमी सर्कल, सेमी सर्कल के लिए थीटा कितना हो जाएगा बोलो, सेमी सर्कल के लिए थीटा हो जाएगा 180 यानी पाई। अरे सेमी सर्कल कितना एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पे बोलो, सेमी सर्कल 180 का एंगल सबटेंड करेगा, तो 180 यानी पाई डालोगे तो पाई से पाई कैंसिल, फील्ड कितना आएगा, फील्ड आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4r। और लास्ट में अगर सर्कल दे दे तुमको, अगर सर्कल ही दे दे तो सर्कल कितना एंगल सबटेंड करता है, 360 यानी 2 पाई कैंसिल, यहाँ 2 से 4 कैंसिल, बचेगा 2 यानी म्यू नॉट आई बाई 2r, जो कि तुमने ट्रेडिशनल मेथड से डिराइव करके निकाला था। अभी समझ में आया सर।
है ना, अभी समझ में आया ना। तो ये जो फॉर्मूला मिला है तुमको, ये वाला, ये जनरल फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? जनरल फॉर्मूला, ठीक है। सो फॉर सर्कल, सर्कल के लिए थीटा कितना हो जाएगा? 2 पाई। तो 2 पाई यहाँ पे डालोगे तो बी नेट कितना आ जाएगा? μ0I/2r, जो कि तुमको पहले भी मिला था डिराइव करके। तो ये जनरल फॉर्मूला है किसी भी आर्क लेंथ से फील्ड निकालने के लिए। याद रख सको तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं याद रख सको तो कोई दिक्कत की भी बात नहीं है, चलता रहता है। 12th का फिजिक्स से बहुत कुछ है करने को। तो सारी चीज़ें याद भी नहीं रख सकते हैं, हाँ सारी चीज़ें भूल भी नहीं सकते हैं, सारी चीज़ें भूल के भी नहीं बैठ सकते हैं, परेशान हो जाओगे क्योंकि सब जगह यूज़ पड़ेगा। तो ये नोट डाउन कर लो। अब हम कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं ताकि तुमको ये फॉर्मूला के बेसिस पे सब कुछ समझ में आ जाए। अच्छा, एक बात और याद रखना, जैसे ये जो सर्कुलर आर्क की वजह से या सर्कुलर वायर की वजह से हमने फील्ड निकाला, तो अगर ये एक टर्न है, एक सिंगल सर्कल है, तो ये फील्ड है। अगर बहुत सारे टर्न्स हैं, n टर्न्स, सो फॉर n टर्न्स, और यहीं पे मैं लिख देता हूँ फॉर n टर्न्स, मतलब एक सर्कल नहीं, हम कभी कभी बहुत सारे सर्कल्स भी कर दिए ना हमने, अरे एक वायर लिया बहुत सारा सर्कल्स बनाया, तो n टर्न्स हैं अगर सर्कल के, तो जो फील्ड होगी वो सिंपली μ0NI/2r हो जाएगी। n टाइम्स बढ़ जाएगी, बस ये बात याद रखना, n टाइम्स बढ़ जाएगी फील्ड, बस ये याद रखो, ठीक है। और एक चीज़ तुमको इंपॉर्टेंट बतानी थी, जो सर्कल के वजह से फील्ड मिल रही है हमको, देखो ये सर्कल और इसके सेंटर पे फील्ड। तो अभी हमने देखा जैसे फॉर एग्जांपल ये करंट I चल रहा है या ये करंट I चल रहा है, तो हम लोग को मार्कर तो आज ग्रेविटी के प्यार में पड़ गया है। देखो ये करंट और ये फील्ड, तो फील्ड अंदर की तरफ जा रही है। ज़रा सेंटर पे देखो फील्ड कैसी जा रही है, मैं सेंटर पे कर्ल करूँ तो फील्ड कुछ ऐसी अंदर जा रही है। वहीं पे अगर ये करंट ऐसा होता तो इस बार करंट इधर और फील्ड बाहर, सेंटर पे से फील्ड देखो ऐसे बाहर आ रही है, तो सेंटर पे फील्ड ऐसे, यानी दोनों ही केसेस में जो फील्ड है वो एक्सिस के अलॉन्ग है सर्कल के। अरे ये अगर तुम्हारा सर्कल है तो ये उसका एक्सिस होता है, मालूम है कि नहीं, सेंटर से पास होने वाली लाइन उसको एक्सिस बोलते हैं। तो फील्ड का जो डायरेक्शन है ना वो किधर है मालूम है? अलॉन्ग एक्सिस है, ये बात याद रखो। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज अलॉन्ग द एक्सिस, ये याद रखना, ठीक है। मैं यहाँ कंक्लूजन लिख दे रहा हूँ या नोट लिख दे रहा हूँ, ग्रेविटी, फ्रिक्शन, सो मैग्नेटिक फील्ड एट द center of a circular current carrying wire is along the axis of the circle। समझा? सर्कल के एक्सिस के अलॉन्ग होगा, ये बात याद रखना बस। बाकी बातें तो होती रही हैं, बाकी बातें मैंने सब बता दी हैं, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा बात थी, एक्स्ट्रा मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट बात था जो रह गया था। चलो ये नोट डाउन कर लिया तो न्यूमेरिकल्स करें। तैयार हो? तैयार तो होने ही चाहिए, है ना। 12th की पढ़ाई कर रहे हो, तुमको 24 घंटे तैयार रहना पड़ेगा। सोते भी रहो और कोई सो के उठा के पूछे तो तुमको तैयार रहना पड़ेगा, तुम एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते उस टाइम। थोड़ा 12th साइंस हेक्टिक हो जाता है, अंडरस्टैंड, बट क्या करोगे, यही प्रोसीजर है, कुछ कर नहीं सकते, तुम भाग नहीं सकते। छोड़ दोगे पढ़ाई तो क्या करोगे फिर? तो पढ़ाई करने का यही प्रोसीजर है, तो तुमको थोड़ा 2 साल का दिक्कत होता है। ये भी बोलने की बातें तुम बोलोगे सर हर कोई बोलता है, 10वीं तक बोलते थे 10वीं तक दिक्कत है, फिर अभी तक बोल रहे हैं 12वीं तक दिक्कत है, फिर जाओगे आगे वहाँ बोलेंगे और 2-3 साल 4 साल, जो भी तुम डिग्री करो। हाँ ठीक है, एक्चुअली देखोगे तो लाइफ ही दिक्कत है, पर क्या करोगे, तुम्हारे पास कोई बचने का तरीका भी तो नहीं है, ना तुम्हारे पास है ना मेरे पास है। मेरे पास अगर कोई तरीका होता तो मैं भी तो बच गया होता, नहीं मैं भी तो दिक्कत में ही हूँ। चलो हम न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, बाकी बातें छोड़ दो, दुखी होने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। देखो एक अनसॉल्व न्यूमेरिकल है तुम्हारे बुक में, महाराष्ट्र बोर्ड के बुक से मैं ले रहा हूँ। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 अनसॉल्व न्यूमेरिकल का, तो CBSE वाले इसको एज एन एग्जाम्पल देख लो। अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट 5.2 एम्पियर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 3.1 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर।
ध्यान देना, वेरी लॉन्ग वायर बोला है, वेरी लॉन्ग वायर का मतलब होता है इन्फिनिटली लॉन्ग वायर। ये तुमको वर्ड्स अभी पकड़ने पड़ेंगे। इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है जिसमें एक करंट है 5 एम्पियर का, एम आई राइट? नहीं, 5.2 एम्पियर का, ठीक है, 5.2 एम्पियर का एक करंट है। इससे तुमको कितने डिस्टेंस पे फील्ड निकालने को बोला है? तुमको बोला है 3.1 सेंटीमीटर, यहाँ पे 3.1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे फील्ड बताओ। चलो सॉल्व करते हैं। हमको फॉर्मूला मालूम है इन्फिनिटली लॉन्ग वायर की वजह से। तो फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन या म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। अगर तुमको नहीं पता है तो बड़े दिक्कत की बात है, बट पता होना चाहिए, ज़रूरी है। तुमको दिया है म्यू नॉट का वैल्यू 4π × 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर, राइट। चलो ये यूनिट भी हमने लिखी थी। हाँ, हम म्यू नॉट का वैल्यू लिख लेते हैं, गिवन वैल्यू, सारी गिवन वैल्यूज़ लिख लेते हैं। आई कितना दिया है? आई दिया है 5.2 एम्पियर। आर कितना दिया है? आर दिया है 3.1 सेंटीमीटर। और म्यू नॉट का वैल्यू दिया है 4π × 10⁻⁷, ठीक है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ऑल राइट, सॉल्व करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। म्यू नॉट है 4π × 10⁻⁷, आई है 5.2 अपॉन 2π, ऐसे ही रखो, इसको कैंसिल कर देंगे। आर का वैल्यू है 3.1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लो, -2। अरे अब इतने के लिए मत परेशान हो जाओ सर, क्या कर रहे हो? अरे कन्वर्जन तो करना ही पड़ेगा ना एसआई में, तो उसका कोई बचने का तरीका नहीं है। ये पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट गया। अपने पास देखो क्या बचा है, बी का वैल्यू आता है 2 × 5.2, सारे नंबर्स एक साथ रखो, अपॉन नीचे कितना है 3.1 × 10 पावर कितना है -7, और ये -2 ऊपर आएगा तो +2 यानी -5। बोलो बात समझ में आई? ठीक है। सो देयरफॉर बी इज इक्वल्स टू 2 × 5.2 कर लो, कितना आ जाएगा? इसको करना है तो 10.4 अपॉन 3.1 × 10 पावर -5। क्लियरली दिखाई पड़ रहा है आंसर, अराउंड 3.5 समथिंग आएगा। आंसर दिया कितना है? ठीक है, सो विल गेट 3.5 × 10 पावर -5 टेस्ला। ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आ गया। अरे डिवाइड करके देख लो ना, कोई बड़ी बात थोड़ी है, डिवाइड तो कर ही लोगे। ऑल राइट, देखो मैंने कैसे लिखा 3.5 तुमको बता देता हूँ। 35 3 अगर करोगे तो ये तुमको अराउंड 105 मिलेगा। तो ये नंबर कुछ 10.5 के आसपास है ना, तो इसलिए मैंने 3.5 लिखा, बाकी कोई बात नहीं है। चलो देख लो, अपना फॉर्मूला यही है ना, मैग्नेटिक फील्ड किसके वजह से? इन्फिनिटली लॉन्ग वायर की वजह से क्या होती है? म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। ये फील्ड का फॉर्मूला है। फील्ड का फॉर्मूला लगा के हमने सब कुछ सब्स्टिट्यूट किया, सब्स्टिट्यूट करके हमने सॉल्व किया। 5 2 10.4, 10.4 अपॉन 3.1, अपने को आंसर आता है 3.5 × 10 पावर -5। ठीक है, जो बुक से देख रहे हैं कि बुक में आंसर 8.35 दिया, वो रॉन्ग आंसर है, उसको 3.5 कर लो, वहाँ पे करेक्शन किया हुआ है, तो कर लेना तुम भी। ओके, और एक क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये रफ करूँ मैं? अच्छा, मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं ना तुम्हारे लिए, लिख दूँ क्या क्वेश्चन? ठीक है, देखो मैं तुमको गिवन इन्फॉर्मेशन लिखता हूँ ना अच्छे से, वो भी चलेगा मेरे हिसाब से। तो क्वेश्चन लिखूँ, तुम भी देखते देखते बोर हो जाओगे, सर कुछ कर नहीं रहे हैं, डांस वांस करो सर। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है एक, और एक एग्जाम्पल। क्वेश्चन दिया है, मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज 16 माइक्रो टेस्ला। इस बार हमको फील्ड दे दिया है, व्हाट मस्ट बी द करंट थ्रू द वायर, करंट पूछ लिया है। तो एक वेरी लॉन्ग वायर है, मतलब इन्फिनिटली लॉन्ग वायर, इससे कितने डिस्टेंस पे फील्ड दिया है? 2.4 सेंटीमीटर पे, 2.4 सेंटीमीटर पे हमको फील्ड दे दिया इस बार। और ये फील्ड की वैल्यू कितनी दी है? 16 माइक्रो टेस्ला। 16 माइक्रो टेस्ला, ये तुम लिख लोगे, बता दोगे कितना है ये। और ये आई जो है हमको पता करना है। ठीक है, बोलो बात समझ में आई? क्वेश्चन समझ में आया? देखो गिवन में लिख देता हूँ डिटेल में। गिवन क्या क्या है? गिवन हमको फील्ड दिया हुआ है 16 माइक्रो टेस्ला, यानी ये हो जाएगा 16 × 10 पावर -6 टेस्ला। ठीक है, हमको डिस्टेंस दिया हुआ है यानी r,
आर कितना दिया है 2.4 सेंटीमीटर, यानी 2.4 इंटू 10 पावर -2 मीटर्स। और क्या करंट पूछ लिया है, आई पूछ लिया है। तो फिर से फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। म्यू नॉट का वैल्यू अब तो याद हो जाना चाहिए, 4 पाई इंटू 10 पावर -7, आई पता नहीं है, 2 पाई आर है 2.4 इंटू 10 पावर -2। पाई से पाई कट, 2 से 2 इधर। तो बी का वैल्यू ऑलरेडी मालूम है 16 माइक्रो टेस्ला, यानी 16 इंटू 10 पावर -6। दिस इज इक्वल टू, हमको आई चाहिए, ध्यान रखना। तो सारे नंबर्स एक साथ रखो, यानी 2 अपॉन 2.4 इंटू 10 पावर -7, -2 ऊपर गया तो -5 इंटू आई। अब आई निकालने के लिए क्या करोगे, सब इधर लेके जाओ। तो आई विल बी इक्वल टू, ये 2.4 ऊपर तो 16 इंटू 2.4, ये 2 नीचे अपॉन 2 इंटू 10 पावर -6 ऊपर रहेगा और ये 10 पावर -5 नीचे चला जाएगा। अब इससे ज़्यादा बेसिक सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि इससे ज़्यादा बेसिक है ही नहीं कुछ। ये नीचे कर रहा हूँ, ये ऊपर रख रहा हूँ अलग अलग। देखो ये कट गया, 8 इंटू 2.4 कर लोगे, 8 2 ज़र 16, 8 4 ज़र 32, यानी 19.2। तो ये आ गया 19.2 इंटू 10 पावर कितना आएगा, -6 और -5, -5 ऊपर जाएगा तो +5, यानी 10 पावर -1, यानी आंसर आता है 1.92 एम्पियर। ये करंट का वैल्यू आ गया। ठीक है, ये तो मैच कर रहा है टेक्स्ट बुक के आंसर से, तो पिछला वाला करेक्ट कर लेना, ये वाला सही है टेक्स्ट बुक में। ऑल राइट, चलो क्वेश्चन समझ में आया, अभी मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, न्यूमेरिकल्स कर पा रहे हो। देखो यही है, तुमको अगर फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है ये पता होगा ना अच्छे से, तो तुमको न्यूमेरिकल्स करने में दिक्कत नहीं होगी। पर फॉर्मूला ही डिराइव कैसे हुआ ये नहीं पता होगा, फॉर्मूला ही नहीं पता होगा, तो न्यूमेरिकल्स में अटक जाओगे। न्यूमेरिकल्स सिंपल ही होते हैं, न्यूमेरिकल्स कभी इतने टफ तुमको पूछता ही नहीं है कहीं भी, ना तो एनसीईआरटी बोर्ड एग्जाम में, ना तो सीबीएसई में, ना तो स्टेट बोर्ड में। चलो ये एक और एग्जाम्पल हो गया, पॉज करके नोट डाउन कर लो। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अब एक और क्वेश्चन करेंगे, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। काफ़ी पढ़ा दिया है मैंने आज तुमको पर ठीक है, तुमको समझ में भी आया है तो अच्छी बात है। ये भी मैं ख्याली पुलाव पका रहा हूँ कि समझ में आया है कि नहीं, क्योंकि मुझे तो पता नहीं चल रहा है कि समझ में आया है कि नहीं। तुम कमेंट्स करके बताओ कि तुमको समझ में आ रहा है, तो मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ, ये जो चिल्ला रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, कुछ समझ में भी आ रहा है। ऐसे ही खाली चिल्लाए जा रहा हूँ डेली आके, और तुम भी सुने जा रहे हो डेली, पता नहीं सुन भी रहे हो कि नहीं। देखो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 का बात कर रहा हूँ मैं। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर इज मेड अप ऑफ 100 टन्स। याद रखो, तुमको इस बार 100 टन्स दिए हैं। ईच ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, यानी रेडियस दे रखा है 8 सेंटीमीटर। और क्या, इफ़ अ करंट ऑफ 0.4 एम्पियर पासिस थ्रू इट, करंट का वैल्यू है 0.4 एम्पियर, ये सब गिवन इंफॉर्मेशन है, ठीक है। इज पासिंग थ्रू इट, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। सेंटर ऑफ द कॉइल पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो सेंटर ऑफ द कॉइल के लिए फील्ड अभी फॉर्मूला अभी निकाला है, फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। बट ये कब, जब एक टर्न होता है, यहाँ पे कितने टर्न्स है 100, तो इंटू n करना पड़ेगा। बात समझ में आई, n टर्न्स है तो इंटू n करना है, अभी बताया था ना ये, तो इसलिए ऐसा क्वेश्चन भी करवा दे रहा हूँ ताकि तुमको समझ में आ जाए। म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10 पावर -7, आई का वैल्यू 0.4, n कितना है 100 अपॉन 2 टाइम्स r कितना है 8 क्या सेंटीमीटर में है ना, तो मीटर में कन्वर्ट करोगे तो -2 सॉल्व कर लो, 2 2 ज़ार 4। देखो क्या बचता है अपने पास, b इज इक्वल्स टू, सारे नंबर्स एक साथ रखो, 2 इंटू पाई को मैं 3.142 ले लेता हूँ, या 3.14 ले लो, जैसा भी, जो भी तुमको कन्वीनियंट लगे। 3.14 इंटू 0.4 अपॉन, नीचे बचा है 8। अब 10 पावर्स देखते हैं, ये -7, ये +2 यानी -5 हो गया, और ये -2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2 यानी -3 बचा। बोलो समझ में आया या नहीं।
समझ में आया या नहीं? ये -2 है, ऊपर आएगा +2 हो जाएगा, ये 10 पावर +2, तो 10 पावर +2 और ये वाला +2 यानी 10 पावर 4, 4 - 7 -3। अभी समझ में आया होगा। ठीक है, देखो 2 × 4 करोगे तो 8 हो जाएगा, यानी ये कैंसिल हो सकता है। सर क्या कर दिया? अरे 2 × 4 करोगे तो 0.8 आएगा, 0.8 और ये 8, यानी यहाँ 10 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई? ऐसे नहीं समझा तो 2 4s are 8 एंड 0.4 10s are 10, 0.4 10s are 4। अब समझ में आया। तो देखो फाइनल नंबर क्या बचता है, b = 3.142 या 14 × 10 पावर, सब 10 पावर्स ही बचे हैं। अभी ये भी तो 10 पावर 1 है ना, ऊपर आएगा तो -1, यानी 10 पावर -3 और ये तो -4 टेस्ला। ये आ गया फील्ड का वैल्यू। b = 3.14, तुमको दिया है 3.142 × 10 पावर -2, सॉरी -4, तो वही है, तुम पाई का जो भी वैल्यू लो उस हिसाब से तुमको मिलेगा। सो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। तुमको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। तो वही बात है, कुछ डाउट है तो मुझे बताओ कमेंट्स में, सब कुछ समझ में आया है तो भी मुझे बताओ कमेंट्स में। और इस पे जितने क्वेश्चंस तुम कर सकते हो ना करो, तुम जितने क्वेश्चंस करोगे उतना तुम्हारा फैमिलियरिटी बढ़ेगा इस कॉन्सेप्ट के साथ, और इसको अच्छे से नोट्स बनाओ सारे डेरिवेशंस के। तो अभी हमने आज 2-3 डेरिवेशंस किए हैं, अगले लेक्चर में बाकी के डेरिवेशंस करते हैं। सो आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट लेक्चर। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।